मैं देख रहा हूं बहुत जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले हरदोई जिले के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जैसा कि आप में से साथी जानते होंगे, इधर बहुत सालों के बाद इस तरह का कार्यक्रम हरदोई में हो रहा है। चुनावी जनसभाओं में या अन्य कार्यक्रमों में तो हम लोग मिले होंगे, लेकिन लगातार 2 दिन के कार्यक्रम में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। ये कभी हम लोगों ने 30 साल पहले इस तरह का कार्यक्रम किया था, जहां बैठ करके शिविर चला था। आज 30 साल बाद हम लोग एक साथ बैठ करके 2 दिन कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ समझा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के कार्यकर्ता, नेता और बूथ स्तर के हमारे साथी इन सब चीजों को अपने अंदर याद कर करके रखेंगे, अमल करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी चुनाव जीतने जा रही है। हम अपने कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद देते हैं। मैं सोच रहा था कि हरदोई में कौन सी बात कहां से शुरू करूं। कल हम लोग शाहजहांपुर से चले और हरदोई आपके बीच में पहुंचे हैं। शाहबाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम बबू खां साहब और समाजवादी पार्टी के साथियों ने किया। मुझे लगता है न केवल शाहजहांपुर, हरदोई में ये नई कोई यातायात व्यवस्था शुरू हुई है जो हमारी ट्रैफिक का इंतजाम देख रही है। शायद इतने कभी जानवर हम लोगों ने सड़कों पे नहीं देखे होंगे जितने आजकल हम लोग जानवर सड़कों पे देख रहे हैं। मुझे लगता है सरकार ने कोई नई भर्ती की है ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने के लिए। वैसे तो हरदोई का पौराणिक महत्व भी है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं। यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी साथी की कहानियां भी हैं, लेकिन इधर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक नई चीज देखी और मुझसे रहा नहीं गया। वो तस्वीर, वो वीडियो हमने भी सोशल मीडिया पे डाला। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने सांड डिवाइडर पे देखे थे, सड़कों में देखे थे, खेतों में देखे थे, लेकिन हरदोई के सांड भी कमाल के हैं। 1 फ्लोर नहीं 2 फ्लोर चढ़ करके तहसीलदार की पूरी ऊपर वाली छत पे खड़े थे। मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जो लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचे थे। मुझे जानकारी मिली कि हरदोई में दूसरे फ्लोर पे सांड चढ़ गया। एक तो समझदार सांड था तो वो सीढ़ी के माध्यम से उतर आया, लेकिन जो दूसरा उतरा नहीं उसके लिए हाइड्रा का इंतजाम किया गया, तब जाकर के वो सांड उतरा वहां से। कमाल है इस सरकार का। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादियों को पता नहीं क्या हो गया कि ये सांड की बात बहुत करते हैं। मैंने एक बार विधानसभा में वो सूची दी सरकार को कि कितने लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है केवल सांड और जानवरों से। और मैं ये दावा करता हूं पूरे देश में नहीं दुनिया में अगर जानवर के टकराने से और सांड के मारने से अगर कहीं सबसे ज्यादा जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें ये खबर उत्तर प्रदेश से न मिल रही हो कि एक सांड ने किसी की जान न ले ली हो। क्या हमारे प्रदेश के सामने बहुत चुनौती है, बहुत बड़ा संकट है, और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में उनकी हार ना हो। वो जानते हैं
कि कोई मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का तो वो समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरा दल नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अन्याय का सामना भी अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो हमारे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता हैं जिनके ऊपर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में या अभी तक के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, षड्यंत्र के तहत हुआ है। और हमें उम्मीद है कि अभी चाहे न्याय न मिला हो, लेकिन जैसे ही हम लोग और अन्य कोर्ट में जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद कर करके एक दिन वो वापस आकर के हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के अपील करेंगे। इसलिए साथियों, चुनौतियां भी हैं, लेकिन अब समय नहीं बचा है। आज जब हम और आप लोग बैठे हैं तो अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है। 4-5 महीने होंगे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव दिखाई देगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि बीजेपी के लोग 14 में ही आए थे यूपी से, और हमें भरोसा अपने कार्यकर्ता नेताओं पर कि 14 में जो लोग आए हैं 24 में उत्तर प्रदेश से वो बाहर चले जाएंगे। जहां तक सवाल सरकार का है, सबने कहा होगा कि महंगाई बढ़ गई। आज अगर हम महंगाई को देखते हैं तो हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। जो कीमतें थीं बाजार में पहले, इधर कीमतें कहां पहुंचा दी। अगर हम डीजल पेट्रोल ही देखें तो 2014 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी, और आज अगर 2023 में बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया। खाने पीने का सामान या जरूरत की चीजें आजकल किस पैमाने महंगाई बढ़ा दी, और महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। महंगाई किसी की वजह से नहीं है, महंगाई बीजेपी की वजह से है कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि उनके कुछ लोगों को मुनाफा ज्यादा मिल जाए, और मुनाफे की वजह से महंगाई है। इधर फसलें जो तैयार हुई खेतों में, हमारे यहाँ किसान भाई बैठे होंगे, कोई नहीं है जिसके यहाँ ऐसा ना हो, खेत ना हो, पैदावार ना हो। आप में से जितने बैठे साथी हैं खेती से जुड़े लोग हैं, बताओ गेहूं की कीमत क्या सरकार दिला पाई? कहीं भी सरकारी खरीद नहीं हुई। जो कुछ खरीद हुई है वो बाजार में हुई है, और बाजार की अगर जानकारी कर लोगे तो देश के 4-5 उद्योगपति ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीद लिया, और गेहूं खरीद करके जो मुनाफा कमाया है, ये सरकार ने मुनाफा कमाया है। अगर सरकार चाहती तो उद्योगपतियों को मुनाफा नहीं कमाने देती, हमारे किसानों की मुनाफा मिल जाता है। अभी धान तैयार है, लेकिन धान खरीदने का इंतजाम सरकार ने नहीं किया है। अगर कहीं भी हरदोई में एक जगह भी धान खरीदने का इंतजाम किया हो तो बता दो हमें आप। एक भी जगह खरीद केंद्र नहीं बना होगा, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं हुआ होगा, और धान हमारे किसान का ऐसे ही लूट लिया जाएगा। अभी जिसका धान तैयार भी हो गया होगा उसको कोई कीमत नहीं मिल पा रही होगी। जो एमएसपी तय की है सरकार ने, वो एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो हम निश्चित करेंगे हमारे किसानों की पैदावार का कम से कम एमएसपी मिले, और जो कीमत है उस तक पहुंचे। हमने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और इस गंगा एक्सप्रेसवे में यही फर्क है कि जो कुछ मुनाफा हो रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, वो सरकार के खजाने में जा रहा है, और जो गंगा एक्सप्रेसवे में मुनाफा होगा वो किसी उद्योगपति की जेब में जाएगा। यही फर्क है गंगा एक्सप्रेसवे में और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। जब मैंने उसे बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो मुनाफा होगा सरकार का, जो टेंडर हुआ है टोल का इकट्ठा करने का, वो प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का है। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रतिदिन सरकार के खजाने में आ रहा है। वो सरकार का एक्सप्रेसवे है,
और वहीं गंगा एक्सप्रेसवे में हो सकता है प्रतिदिन टोल 1 करोड़ से ज्यादा आए, वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, वो किसी प्राइवेट उद्योगपति के जेब में जाएगा। यहां सरकार का खजाना बढ़ेगा, उधर उद्योगपति का खजाना बढ़ेगा। यही फर्क है समाजवादी पार्टी में, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में। अभी आपने सुना होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने रोजगार दिए, इतनी नौकरी दी हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 4% रह गई है। अगर हम उस गणित का हिसाब किताब लगाएं तो मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार बचे हैं, बाकी सबको नौकरी या रोजगार दे दिया है। क्या ये सच्चाई है? बताओ आप सब लोग। किसी गांव में चले जाएं, हो सकता है उस गांव में 100 के 100 बेरोजगार हों। ये सरकार कह रही है कि 100 में 4 बेरोजगार हैं, लेकिन सच्चाई ये है किसी गांव में चले जाओगे आप तो 100 में 100 बेरोजगार होंगे। उनके पास न नौकरी है, न काम है, न कोई भविष्य में उनके पास रोजगार का इंतजाम है। और अभी ठीक ही कहा लालजी वर्मा जी ने कि बीजेपी वाले ये प्रचार करते थे कि समाजवादियों की सरकार बनती है तो केवल एक लोगों का भला होता है। और मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में आकर के न जाने कहां से फर्जी एक सूची दिखा दी हम लोगों को और कहा कि इसमें देखिए कितने एसडीएम हो गए एक ही जाति के। जब मैंने उनसे पूछा क्या सूची दिखा रहे हो तो बोले कि आपकी सरकार में 46 में 56 हो जाते थे एक जाति के। मैंने उनसे कहा कि वो सूची हमें दे दो, कई साल हो गए हैं अभी तक मुख्यमंत्री जी सूची नहीं दे पाए हैं। सोचो हमारे कैसे मुख्यमंत्री हैं जो 46 में 56 बता देते हैं कि एसडीएम हो गए हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हो चुका है। यहां अगर कोई प्रधान होगा, गांव स्तर पे राजनीति करता होगा तो जानता होगा कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं। बजट में तो कहते हैं 1000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो 1000 करोड़ रुपए कहां चले जा रहे हैं किसी को नहीं पता। ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि अब सरकार के भी हाथ में नहीं बचा है। अभी तो सांड नहीं खत्म कर पाए। ये सरकार के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते थे। और जो लोग जानते होंगे विश्वगुरु बनाने वालों की सरकार चलते हुए देख रहे होंगे, तो बताओ आज डेंगू बीमारी से कितने लोग बीमार हैं। कोई गांव नहीं बचा जहां डेंगू बीमारी से लोग पीड़ित न हों। जिला अस्पताल दिखाइए या कोई मेडिकल कॉलेज दिखाइए, हर जगह डेंगू के मरीज बैठे हैं, एक बिस्तर पे 2-2 लेटे हैं। लेकिन इस सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। अगर सरकार मच्छर भी नहीं भगा पा रही है तो सोचो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना पाएगी। जो लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, कम से कम मच्छर से बचा लो हमारे उत्तर प्रदेश को, देश को, तब जाकर के विश्वगुरु बनोगे। अभी मैं राज्यपाल कश्यप जी का सुन रहा था भाषण। उन्होंने कहा कि मैं 20 फुट का गेट कूद करके चला गया। फिर मैंने आदरणीय राजीव वर्मा जी का सुना, उन्होंने कहा कि 10 फुट कूद करके मैं चला गया। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें मजबूरी में वो गेट फांगना पड़ा। जो लोग समाजवादी इतिहास को पढ़े होंगे, जानते होंगे, जयप्रकाश जी ने कभी आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, और संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर करके पूरे देश को एक कर दिया था। सभी राजनीतिक दल एक हो गए थे
और उस समय जो सरकार थी उसके खिलाफ खड़े हो गए और संपूर्ण क्रांति का नारा इतना जमीन पर पहुंचा कि उस समय की सरकार दिल्ली से हट गई। उन्होंने उस समय लोकतंत्र को बचाया था। गरीब किसान और जो चरम सीमा पर महंगाई थी, बेरोजगारी थी और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, उसको हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्हीं के नाम पर नेताजी ने कभी जेपी इंटरनेशनल बनाने का सपना देखा था और उस सपने को अगर किसी ने पूरा किया था तो हम समाजवादी लोगों ने न केवल जेपीएनआईसी इंटरनेशनल सेंटर बनाया था, बल्कि देश में मैं कह सकता हूं किसी नेता के जीवन पर इतना अच्छा म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में म्यूजियम बनाया था। इस सरकार ने उस म्यूजियम में हमें जाने नहीं दिया जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा थी। उस दिन जयंती थी उनकी। बाहर गेट बंद कर दिया, टीन शेड लगा दी, ताला लगा दिया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने ताला देखा, गेट बंद देखा, हमें जेपी जी याद आ गए और नेताजी का संघर्ष याद आ गया। हम धरने पे नहीं बैठे, हम गेट कूद करके दूसरी तरफ चले गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लालजी वर्मा जी की भी बात ठीक है और राजपाल कश्यप जी की भी बात ठीक है, क्योंकि एक तरफ से 10 फीट कूदे और दूसरी तरफ से 10 फीट कूदे तो बताओ कितने फिट हो गया।